वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। पिछले कुछ दिनों में जो चैप्टर हमने शुरू किया है इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास का, इसमें बहुत सारी नई चीज़ें आपको पढ़ने को मिली, बहुत सारी नई चीज़ें आपने इसमें सीखी होंगी और बहुत सारे नए टर्म्स, बहुत सारे नए फिनोमेना, उनके बारे में आपने सीखा और डेफिनेटली आपने बहुत कुछ गेन भी किया होगा। लेकिन आज का जो लेक्चर है उसमें जो आपने पीछे जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उनमें कुछ क्वेश्चंस आपके मन में उठे होंगे या नहीं भी उठे होंगे, तो अभी मैं जब आपको बताऊंगा तो आपके मन में ज़रूर वो प्रश्न उठेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। आपने पढ़ा कि इंसुलेटर और कंडक्टर क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, आपने पढ़ा, ठीक है, उसके रीज़न भी पढ़े, ठीक है। लेकिन इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स इस तरह से क्यों बिहेव करते हैं, इसके लिए जो आज हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने के बाद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि इंसुलेटर्स का बिहेवियर इस तरह का क्यों होता है, कंडक्टर्स का बिहेवियर इस तरह का क्यों होता है, ठीक है। एलॉयज जो हैं वो अपने पेरेंट मेटल से डिफरेंट क्यों होते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, यू नो अबाउट एन एलॉय नाइक्रोम। आई एम श्योर कि आपने नाइक्रोम के बारे में सुना होगा। नाइक्रोम बहुत ही पॉपुलर एलॉय है ये, और इस एलॉय के लिए निकल, क्रोमियम, CHROMIUM, क्रोमियम, और मैंगनीज, आयरन, इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। नाइक्रोम एक एलॉय है जो निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन से बना होता है, ठीक है जी। और ये जो है ये अपने पेरेंट मेटल से बिल्कुल डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट है। तो नाइक्रोम अपने पेरेंट जिनसे बना हुआ है उनसे कंप्लीटली डिफरेंट क्यों है। तो आज जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना कि कंडक्टर्स क्यों इंसुलेटर से कंप्लीटली डिफरेंट हैं, एलॉयज जो हैं वो अपने पेरेंट मेटल से क्यों इस तरह से डिफरेंट है। बहुत सारी चीज़ें अभी तक आपने पढ़ी हैं और अभी आज जो है आपने एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है और उस कॉन्सेप्ट का नाम है, वी कॉल इट resistivity. We call it resistivity. So resistivity is the new concept we are going to take today. But before taking resistivity, let me tell you something about resistivity. Resistivity is also known as, specific resistance. It is also called specific resistance. So the topic today is resistivity or specific resistance. So it is an important concept. With the help of this concept, you will easily differentiate an insulator, a conductor, a semiconductor. आपके लिए इनको डिफ्रेंशिएट करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। आपको बड़ी जल्दी ये बात समझ आ जाएगी कि इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स इस तरह से बिहेव क्यों करते हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है रेजिस्टिविटी। खैर, रेजिस्टिविटी शुरू करने से पहले थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं। आपने पढ़ा कि किसी भी बॉडी का रेजिस्टेंस जो है इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना। हमने ये डिस्कस किया था कि किसी भी बॉडी का जो लेंथ होता है, कंडक्टर का लेंथ होता है, वो बहुत प्रभाव डालता है रेजिस्टेंस के ऊपर। अब कैसे, देखिए, मैंने कहा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। Resistance is directly proportional to the length of the conductor. When we say resistance is directly proportional to the length of the conductor, what does that mean? That means if you double the length of the conductor, the resistance will be doubled. If you half the length of the conductor, resistance will be halved. If you multiply the length of the conductor by 5, the resistance should become 5 times.
है ना। तो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के, ये आपको ध्यान में रखना है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के। इसके अलावा आपने देखा होगा एक वायर जो है इस तरह से होती है, ये सिलेंड्रिकल है ना वायर, सिलेंड्रिकल वायर इस तरह से है ना। तो ये सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है जी। तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है इस वायर का, मतलब ये वाला पोर्शन, इसका भी बड़ा इंपैक्ट होता है रेजिस्टेंस के ऊपर। तो दूसरी बात, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब इफ द विड्थ इज मोर, जितना ज़्यादा विड्थ होगा, जितना ज़्यादा इसका डायामीटर होगा, रेजिस्टेंस उतना कम होगा। जितना कम डायामीटर होगा, रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। आप समझ रहे हैं। यहाँ पर जब आप इसका एरिया जितना बढ़ जाएगा, ज़्यादा एरिया होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट है। तो ध्यान से देखते हैं। If the cross-sectional area of the conductor decreases, the electrons find it more difficult to pass through it, and as such, its resistance increases. So, I'm sure you have got the reason. So, I'm going to repeat it once again. If the cross-sectional area of the conductor decreases, if the cross-sectional area of the conductor decreases, the electrons find it more difficult to pass through it, and as such its resistance increases. So I just informed you that resistance of a conductor is directly proportional to the length of the conductor, and resistance of the conductor is inversely proportional to the area, cross-sectional area or area of the cross-section. ठीक है। तो from these two statements we can conclude that resistance is proportional to L upon A. Means resistance is directly proportional to length, resistance is inversely proportional to area of cross section. So ये आपने बड़ी बार पढ़ा होगा। जब आपको ये प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाना है तो you have to use some constant, and the constant we are going to use here is what? You can replace this constant with replace this sign of proportionality with the help of a constant, and the constant we are going to use here is, ये proportionality हटाने के लिए हटाना है किससे, इक्वलिटी से। आपने इस प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इक्वलिटी का साइन यूज़ करना है, और उसके लिए आपको किसी कांस्टेंट टर्म का यूज़ करना होगा, और वो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर जो आप यूज़ करने जा रहे हैं ये है रो। देखिए किस तरह से लिखा जाता है। ओके, रो आप देख लीजिए, ये है रो, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है जी, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है रो। तो वी आर गोइंग टू रिप्लेस दिस sign of proportionality with equality, and for that we are going to use a constant, and the constant used here is rho. This is rho, and what is rho? ये rho ही है जिसको हम resistivity या specific resistance के नाम से जानते हैं। We call it resistivity और specific resistance। ठीक है जी। तो ये आपने resistance बताया, resistivity बताया कि क्या होता है। देखिए, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल हो गया L अपॉन A के। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए वी यूज द कांस्टेंट, एंड द कांस्टेंट इज रो। सो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो हाउ टू डिफाइन रेजिस्टिविटी, ये एक अलग टॉपिक है, वो मैं अभी आपको डिफाइन करके दिखाऊंगा कि रेजिस्टिविटी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, मैं अभी इसी के साथ ही आपको बताऊंगा। बट यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि रेजिस्टिविटी जो है
It depends on the nature of material of the conductor and also on temperature. ठीक है जी. तो रेजिस्टिविटी जो है इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड ऑल्सो ऑन टेम्परेचर. ये आपने ध्यान में रखना है. तो चलते हैं थोड़ा सा आगे. अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की. रेजिस्टिविटी को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. तो रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए रेजिस्टिविटी को दो तरह से डिफाइन किया जाता है. मैं आपको बताऊं. एक तो ये सिलेंड्रिकल बॉडीज के लिए, ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स हैं जिनमें इस तरह से करंट फ्लो कर रही है, और दूसरे कंडक्टर्स जो सपोज करिए क्यूब की फॉर्म में है. ये है क्यूब. ठीक है जी. तो ये हो गया. अब करंट यहां पर स्ट्राइक करेगी और यहां से बाहर जाएगी. ठीक है जी. So resistivity of a material is defined as the resistance offered by a cube. So we have a cube here. Look at this cube. This conductor is in the form of a cube. Okay, resistivity of a material is defined as the resistance offered by a cube of the material of side 1 meter. इस क्यूब का साइड जो है वो 1 मीटर है. लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो है वो 1 मीटर है. When the current flows perpendicular to the opposite faces of the cube. ये है ना, ये एक फेस है और इसके ऑपोजिट ये फेस है. करंट जो है इनसे फ्लो कर रहा है और मज़े की बात ये है इनका सरफेस जो है 1 मीटर स्क्वायर का है. या आप ऐसे बोलेंगे ये क्यूब जो है ये 1 मीटर का क्यूब है. सो व्हाट इज रेजिस्टिविटी व्हेन यू वॉन्ट टू डिफाइन रेजिस्टिविटी. अगर आप चाहते हैं कि रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना तो आपको दो तरह से डिफाइन करना पड़ता है. एक इस तरह के मटेरियल के लिए, एक इस तरह के शेप के मटेरियल के लिए. तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं. ये एक यूनिट क्यूब है. यूनिट क्यूब का मतलब जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो है वो 1 मीटर है. ठीक है. सो हमारे पास एक यूनिट क्यूब है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो है वो क्या है, 1 मीटर है. तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो है 1 मीटर है. और आप किस तरह से रेजिस्टिविटी को इसके केस में डिफाइन करेंगे. रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन द करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू द ऑपोजिट फेसेस ऑफ द क्यूब. इट स्ट्राइक्स, इट लीव्स, है ना, यहां पर इस तरह से. तो रेजिस्टिविटी को किस तरह से डिफाइन करेंगे. रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल is defined as the resistance offered by a cube of material of side 1 meter when the current flows perpendicular to the opposite faces of the cube. And now we have another shape. It is a cylinder. Suppose करिए कि ये 1 मीटर स्क्वायर है. ठीक है जी. ये वाला ये एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर है. अब मैंने तो बड़ा छोटा बनाया हुआ है लेकिन आप इसको, ये एरिया सपोज करिए 1 मीटर स्क्वायर है. कौन सा एरिया, ये वाला एरिया. ये एरिया सपोज करिए 1 मीटर स्क्वायर है. ओके, ये एरिया सपोज करिए 1 मीटर स्क्वायर है और इसकी लेंथ जो है वो सपोज कर लीजिए वो भी 1 मीटर है. ठीक है. ठीक है जी. मैं दोबारा से आपको बता देता हूं. ये एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है सपोज करिए. ठीक है जी. और ये करंट का फ्लो है, डायरेक्शन. ये एरिया जो है सपोज करिए ये वाला है. ये एरिया जो है सपोज कर लीजिए 1 मीटर स्क्वायर है और इस कंडक्टर की लेंथ जो है वो है 1 मीटर. ठीक है जी. ये एरिया है 1 मीटर स्क्वायर और ये लेंथ है 1 मीटर. तो अब रेजिस्टिविटी इस केस में किस तरह से आप डिफाइन करेंगे. रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज आल्सो डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ द मटेरियल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ 1 मीटर व्हेन द करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू द ऑपोजिट एंड्स ऑफ द सिलेंडर. ठीक है. तो इस केस में जब आप रेजिस्टिविटी को डिफाइन करेंगे, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द cylindrical conductor of material of cross sectional area 1 meter square and length 1 meter. और करंट जो है ये ऑपोजिट फेसेस से
ये फ्लो कर रही है। ठीक है जी। अब आप जब आप बात करते हैं यूनिट की, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक क्यूब शेप में है कंडक्टर और एक सिलेंड्रिकल शेप में है। क्यूब शेप में ये एक यूनिट क्यूब है, मतलब इसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो है वो क्या है 1 मीटर है। और करंट जब फ्लो करती है तो वो किस तरह से फ्लो करती है, वो इस सरफेस को स्ट्राइक करती है और इस सरफेस से निकल रही है। और यहाँ पर जब आप बात करते हो इस केस में करंट किस तरह से फ्लो कर रही है, इस केस में करंट फ्लो करने के लिए ये जो सर्कुलर पार्ट है इसको स्ट्राइक कर रही है और इस पार्ट से निकल रही है। ये सर्कुलर पार्ट जो है इसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर और इस कंडक्टर की लेंथ जो है, टोटल लेंथ जो है वो 1 मीटर है। अब आप बात करते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी की। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी तो आप देख लीजिए, रेजिस्टेंस अगर 1 ओम हो, लेंथ अगर 1 मीटर हो और एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है जी। अगर रेजिस्टेंस 1 ओम हो, अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 मीटर हो, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, तो ये क्या बन जाता है देखिए ज़रा, ये बनेगा 1 ओम इज इक्वल टू रो इंटू 1 मीटर अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और मीटर तो कैंसिल हो गया, तो रो जो है इट इज सेट टू बी 1 ओम meter. It is said to be 1 ohm meter. So, resistivity is said to be 1 ohm meter. ठीक है जी। resistivity जो है वो 1 ohm meter हो जाएगी। resistivity जो है ऐसा यूनिट जो है resistivity की 1 ohm meter होता है, मैंने अभी आपको बताया। और resistivity 1 ohm meter कब हो जाएगा, जब रेजिस्टेंस ऑफर्ड 1 मीटर होगा बाय अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर। जब रेजिस्टेंस ऑफर्ड 1 ओम होगा बाय द कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर व्हेन द करंट पासेस थ्रू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। अब दोबारा से देखिए, रेजिस्टिविटी को आप 1 ओम मीटर कब कहेंगे, जब रेजिस्टेंस ऑफर्ड 1 ओम होगा और लेंथ ऑफ द कंडक्टर 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 1 मीटर स्क्वायर होगा। ये कंडीशन है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 मीटर और रेजिस्टेंस ऑफर्ड जो है वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी 1 ओम। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन करेंगे। तो अभी अभी जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो था रेजिस्टिविटी क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है ना। मैंने आपको बताया कि ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है। मैंने उसके लिए आपको नाइक्रोम का एग्जाम्पल दिया, फिर मैंने आपको कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के बारे में बताया कि उसकी एग्जाम्पल देकर मैंने बताया कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस पढ़ना क्यों ज़रूरी है। लेकिन ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दी हैं, अभी मैं आपको बताऊँगा कि एक्चुअल डिफरेंस क्या है। तो मैंने बताया कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस एल अपॉन ए के प्रोपोर्शनल हो गया। तो रेजिस्टेंस हो गया, कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा रो, तो रेजिस्टेंस हो गया रो एल अपॉन ए। तो रो हो जाएगा आपका आर ए अपॉन एल। तो अगर मैं आर जो है 1 ओम ले लूँ, एल जो है 1 मीटर ले लूँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर ले लूँ, तो आपके पास रेजिस्टिविटी जो है जिसको आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, इट इज़ गोइंग टू बिकम 1 मीटर। और प्रॉपर डेफिनेशन में मैंने आपको ये समझाया कि एक अगर आपके पास दो तरह की शेप है, एक ये क्यूबिकल है और एक दूसरा जो है वो इस तरह से है, सिलिंड्रिकल है। तो यहाँ पर 1 यूनिट का ये क्यूब है, ठीक है, और करंट जो है यहाँ पर एक ऑपोजिट सरफेसेस के परपेंडिकुलर फ्लो कर रही है। ये आपके पास सिलेंडर है और इस सिलेंडर में क्या है मैंने आपको बताया, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, इसकी लेंथ जो है 1 मीटर है और यहाँ पर ये करंट जो है इस तरह से फ्लो कर रही है। फिर मैंने आपको बताया जो रेजिस्टेंस ये दोनों बॉडीज़ ऑफर करते हैं इस टाइम पे, जब ये यूनिट क्यूब है और जब इसका लेंथ 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, उस रेजिस्टेंस को वी कॉल रेजिस्टिविटी। एंड रिमेंबर रेजिस्टिविटी इज डिफरेंट फ्रॉम फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग होता है। आपको एक और चीज़ मैं बता दूं, आपको याद दिलाऊं, मैंने पहले ये आपको पढ़ाया हुआ है, इसीलिए मैं आपको एक बार फिर से ये याद दिलाता हूं
मैंने आपको पहले से ही बताया था कि पिछले लेक्चर में बताया था रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस जो है वो नेचर ऑफ रेजिस्टेंस पे नेचर ऑफ मटेरियल का भी इम्पैक्ट होता है, नेचर ऑफ मटेरियल का भी इम्पैक्ट होता है। रेजिस्टेंस इज इफेक्टेड बाय, ठीक है ना, बाय नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। और तीसरा जो मैंने आपको बताया था वो ये था टेम्परेचर भी इफेक्ट डालता है रेजिस्टेंस के ऊपर। और आज एक आपने नया ऐड कर लिया और वो था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है जी। तो रेजिस्टेंस के ऊपर इन चार चीज़ों का प्रभाव है। रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ से प्रभावित होता है, रेजिस्टेंस जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से प्रभावित होता है, रेजिस्टेंस जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल से प्रभावित होता है, और रेजिस्टेंस जो है वो तापमान से भी प्रभावित होता है, टेम्परेचर का भी उसके ऊपर इफेक्ट होता है। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, and since resistance is directly proportional to L, resistance is inversely proportional to area of cross section. So resistance is directly proportional to L upon A. It is proportional to L upon A. So we replace this sign of proportionality with the sign of equality by using a constant here, and the constant used here is actually known as constant of proportionality, popularly known as specific resistance or resistivity. ठीक है जी। तो चलते हैं आगे। अब हम वो बात करते हैं जो हमने लेक्चर के शुरू में बात की थी, और वो बात क्या थी, किस प्रकार से ये रेजिस्टिविटी जो है ये किस प्रकार से प्रभावित करता है मटेरियल को। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा, और उसके साथ ही हम बहुत सारी चीज़ें जो है और भी पढ़ते जाएंगे। उसमें सबसे पहले आप देखिए, मैं कॉपर के बारे में बात करता हूँ आपसे, आप सुनिएगा। कॉपर, तो कॉपर जो है इसके बारे में मैं आपको एक बात बताऊं। कॉपर की जो रेजिस्टिविटी होती है इट इज 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। आप कोई भी बुक अगर यूज करते हैं, चाहे टेक्स्ट बुक हो या कोई रिफ्रेशर हो, अगर आप कुछ भी यूज करते हैं तो आपके उसमें रेजिस्टिविटी का एक टेबल दिया जाएगा जिसमें बहुत सारे मटेरियल का जिक्र होगा, बहुत सारे सब्सटेंसेस का जिक्र होगा, और उनके सामने उनकी रेजिस्टिविटी भी मेंशन की गई होगी कि उनकी रेजिस्टिविटी क्या है। जैसे सिल्वर जो होता है, मैं आपको बताऊं, सिल्वर की रेजिस्टिविटी होती है इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है जी, माइनस ओम मीटर, ये रेजिस्टिविटी है सिल्वर की। कॉपर की तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है जी। इसी तरह से जो मैंगनीज है, मैंगनीज का है 184 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। आप एलॉयज में बात करें नाइक्रोम की, तो नाइक्रोम जो है उसकी रेजिस्टिविटी होती है 110 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। आप देखिए ये इतनी सारी चीज़ें आपने लिखी, और सबसे कम जो है वो रेजिस्टिविटी सिल्वर की है, ठीक है जी। सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी आप यहाँ पर देखेंगे, आपको पता लगेगा सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी जो है वो यहाँ पर वो किसकी है, ये मैंगनीज की है। खैर बाद में हम इसके बारे में बात करेंगे, आप वहाँ से टेबल पढ़िएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें और ज्ञात होंगी। तो अभी हम बात करते हैं कॉपर की, तो मैं कॉपर के बारे में बात कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। रेजिस्टिविटी कॉपर की जो है इट इज़ 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। नाउ व्हाट डज दैट मीन? दिस मीन्स इफ वी टेक अ रॉड ऑफ कॉपर मेटल, इफ वी टेक, इसका मतलब क्या है, इफ यू टेक अ 1 मीटर लॉन्ग रॉड with 1 meter square area of cross section, then the resistance offered by it is 1.69 into 10⁻⁻8 ohm. ठीक है जी, मैं फिर से रिपीट करता हूं। when we say copper has a resistivity of 1.69 into 10⁻⁻8 ohm meter, then we mean that a copper bar of 1 meter
and area of cross section 1 meter square offers a resistance of 1.69 into 10 raised to power minus 8 ohm. So I'm going to repeat. When we say resistivity of copper is 1.69 into 10 raised to power minus 8 ohm meter, this means that we have a copper bar of length 1 meter with area of cross section 1 meter square, and it offers a resistance of 1.69 into 10 raised to power minus 8 ohm. ठीक है ना, इतना रेजिस्टेंस ये ऑफर कर रहा होगा. एक बात याद रखिएगा, और वो ये है, आप जब रेजिस्टिविटी वाला टेबल देखेंगे वहां से भी आपको बड़े अच्छे से ये चीज समझ आ जाएगी कि जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स, और हम बात करते हैं इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स जो होते हैं उनके लिए मैं आपको एक बात बता दूं, उनकी रेजिस्टिविटी ये हमेशा आपने याद रखना है. ठीक है ना, इनकी रेजिस्टिविटी जो होती है कंडक्टर्स की, अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शुड ऑलवेज पोजेस लो रेजिस्टिविटी. Okay, it should always possess low resistivity, but when we say insulators, they must possess high resistivity. So जब हम बात करते हैं कंडक्टर्स की, कंडक्टर्स में रेजिस्टिविटी लो होती है और इंसुलेटर्स में रेजिस्टिविटी हाई होती है. यह आपने हमेशा याद रखना है. सिल्वर जो है उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है, बहुत कम, बल्कि आप जो टेबल आपके सामने होगा, आप देख रहे होंगे आपकी बुक में जो टेबल बना हुआ है रेजिस्टिविटी वाला, रेजिस्टिविटी ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस एट 20 डिग्री सेल्सियस, ये टेबल आपके बुक में बना होगा. आप उसको देखिएगा और वहां आप देखेंगे जो सिल्वर है उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है. तो जब सिल्वर की रेजिस्टिविटी इस टेबल में आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम है. और मैंने अभी अभी आपको बताया कंडक्टर्स जो होते हैं, अच्छे कंडक्टर्स जो होते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है. तो आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए कि सर सिल्वर तो बहुत बढ़िया कंडक्टर है क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी बहुत लो है, तो क्यों नहीं हम घरों में जो कॉपर वायर्स यूज करते हैं उनकी जगह सिल्वर वायर यूज करें. ठीक है ना, ये तो कॉमन प्रश्न होता है. लेकिन इस प्रश्न को आप अगर अपने कॉमन सेंस से सोचेंगे तो आपको इसका उत्तर अपने आप ही मिल जाएगा. सिल्वर जो है लगभग 50,000 रुपये किलो है और कॉपर की कीमत इससे बहुत कम है, बहुत कम. तो सिल्वर इज क्वाइट कॉस्टली एज कंपेयर टू कॉपर. ठीक है, जब कॉपर बोलते हैं, जब हम एल्यूमिनियम बोलते हैं, कॉपर एंड एल्यूमिनियम हैव अ वेरी लो रेजिस्टिविटीज टू, नॉट दैट मच लो, सिल्वर के जितना कम नहीं, लेकिन फिर भी जब आप कॉपर की बात करते हैं, जब आप एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम का 2.63 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 8 ओम मीटर होता है, तो काफ़ी कम है. सिल्वर का काफ़ी कम है, कॉपर का काफ़ी कम है, लेकिन कॉपर का एल्यूमिनियम का सिल्वर से काफ़ी ज़्यादा है. तो सिल्वर जो है वो उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है, तो हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा कंडक्टर है, लेकिन फिर भी हम उसको इस्तेमाल में इसलिए नहीं लाते क्योंकि बहुत ही महंगा मेटल है, बहुत ही महंगा मेटल. तो डेफिनेटली महंगा मेटल है तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी. अगर इसकी तारें बनेंगी तो उसमें लेबर भी आप ऐड कर लेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें और ऐड होंगी. ठीक है ना, तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. तो हम इसको इस तरह से नहीं लेते. अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, रेजिस्टिविटीज ऑफ एलॉयज, जिसके बारे में मैंने बिगिनिंग में मैंने ये टर्म यूज़ किया था एलॉय, और मैंने आपको उसमें एक एग्जाम्पल भी बताई थी नाइक्रोम की, याद होगा आपको. मैंने नाइक्रोम के बारे में बताया, ये आप देख रहे होंगे, मैंने नाइक्रोम के बारे में बताया. नाइक्रोम एक एलॉय है जो निकल से बना हुआ है, क्रोमियम से बना हुआ है, मैंगनीज से बना हुआ है, आयरन से बना हुआ है. ठीक है जी. लेकिन जब नाइक्रोम की आप बात करते हैं रेजिस्टिविटी की, नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी जो है वो अगर आप कंपेयर करेंगे कॉपर से, ठीक है, आप कंपेयर करेंगे कॉपर से, तो ये ऑलमोस्ट 60 गुना ज्यादा है, 60 times more. Look at here, the resistivity of copper is 1.69 10 raised to minus 8,
The resistivity of nichrome is 1 at 10 into 10 raised to the power minus 8, and it is almost 60 times more. तो resistivity of nichrome is 60 times more than copper. ठीक है. अब ऐसे ही कुछ और हम alloys की बात करते हैं. जैसे हम बात करेंगे, let us take an example of manganene. Manganene is an alloy. ये एक ऐसा alloy है जो किससे बनता है? ये बनता है कॉपर से, ये बनता है मैंगनीज से. इसमें मैंगनीज का भी यूज़ किया जाता है और इसमें एक और निकल का भी यूज़ किया जाता है. तो मैं अभी बात कर रहा हूँ किसके बारे में? मैं बात कर रहा हूँ मैंगनीन के बारे में. मैंगनीन कॉपर से बनता है, मैंगनीज और निकल का भी इसमें इस्तेमाल होता है. एक और मैं अलॉय के बारे में बात कर लेता हूँ, कॉन्स्टेंटिन. ठीक है, कॉन्स्टेंटिन. तो कॉन्स्टेंटिन जो है ये एक्चुअली किससे बना होता है? ये बना होता है कॉपर से. ठीक है जी. और इसके अलावा इसमें निकल का भी यूज़ किया गया होता है. ठीक है, कॉपर और निकल का यूज़ किया गया है. देखिए, मैंगनीन के पेरेंट मेटल हैं कॉपर, मैंगनीज और निकल. कॉन्स्टेंटिन के हैं कॉपर और निकल. मैंगनीन में जो बेसिकली मेटल्स यूज़ किए गए हैं वो कॉपर, मैंगनीज और निकल है. कॉन्स्टेंटिन में जो मेटल्स यूज़ किए गए हैं कॉपर और निकल है. लेकिन मैंगनीन इन मेटल से बिल्कुल डिफरेंट है, कॉन्स्टेंटिन भी इन मेटल से बिल्कुल डिफरेंट है. क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस, बहुत सारे डिफरेंसेस तो हैं ही हैं. उसमें से हमने पिछले लेक्चर में बात किया कि अलॉयज का रेजिस्टेंस और कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस जो है वो डिफरेंट होता है. यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है. मैं आपको बताऊं, द रेजिस्टिविटी ऑफ, आई एम टॉकिंग अबाउट रेजिस्टिविटी. ओके, रेजिस्टिविटी ऑफ मैंगनीन is about 25 times more than that of copper. मैंगनीन की रेजिस्टिविटी कॉपर की रेजिस्टिविटी से 25 गुना ज़्यादा है. मतलब जो मैंगनीन की रेजिस्टिविटी है वो कॉपर की रेजिस्टिविटी यानी कि 1.69 × 10⁻⁸ से 25 टाइम्स ज़्यादा है. ठीक है जी. तो मैं आपको बता दूं, मैंगनीन जो है उसकी रेजिस्टिविटी है 44 × 10⁻⁸ ओम मीटर. It is 44 × 10⁻⁸ ओम मीटर. और जब हम बात करते हैं कॉन्स्टेंटिन की, it is 49 × 10⁻⁸ ओम मीटर. जब आप कॉन्स्टेंटिन के लिए बोलते हैं तो वह है 49 × 10⁻⁸ ओम मीटर. नाइक्रोम का तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. इट इज़ 110 × 10⁻⁸ ओम मीटर. और ये किससे बना हुआ है मैंने आपको ये भी बताया. ये बना हुआ है किससे? निकल से. इट इज़ मेड ऑफ निकल, क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन. ठीक है जी. तो रिपीट कर देते हैं. मैंगनीन जो है उसकी रेजिस्टिविटी कॉपर से 25 टाइम्स ज़्यादा है, कॉन्स्टेंटिन की कॉपर से 60 टाइम्स ज़्यादा है. और नाइक्रोम की जो है, नाइक्रोम की मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी. मैंगनीन जो है उसकी 25 टाइम्स ज़्यादा है कॉपर से. कॉन्स्टेंटिन की जो है वो 30 टाइम्स ज़्यादा है कॉपर से. और नाइक्रोम की जो है वो कॉपर से 60 टाइम्स ज़्यादा है. 60 टाइम्स रेजिस्टिविटी हाई है. ठीक है जी. तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं फिर से, दैट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शुड हैव अ लो रेजिस्टिविटी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. while an insulator, a good conductor of electricity should have a low resistivity, and a poor conductor of electricity will have a high resistivity. ये आपने ध्यान में रखना है. और थोड़ा सा मैंने आपको आगे भी बढ़ाना है, तो आगे चलते हैं. और इसमें एक और चीज़ हम बता दें, जितने भी हीटिंग एलिमेंट्स हैं, जितने भी हीटिंग कॉइल्स हैं,
जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए, इंडस्ट्रीज़ में, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए घरों में यूज़ में लाए जाते हैं, जैसे सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, है ना, जो हीटिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल में आती हैं। तो उनमें प्योर मेटल का यूज़ नहीं किया गया होता, बल्कि अलॉय का यूज़ किया गया होता है। नाउ व्हाई डू दे यूज़ अलॉय? अलॉय यूज़ करने का कारण क्या हो सकता है आपके ख्याल में? तो उसका पहला कारण तो ये है, resistivity of an alloy. Resistivity of an alloy is quite high. It is quite high. बहुत बहुत ज़्यादा होता है अक्सर रेजिस्टिविटी। मैंने अभी आपको पीछे मैंगनीन, कॉन्स्टेंटिन और फिर नाइक्रोम के बारे में बताया, तो आपने देखा होगा इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी जो है 60 गुना ज़्यादा है। किससे? 60 गुना ज़्यादा है। ये किससे 60 गुना ज़्यादा है? मैं फिर से बता दूं, ये 60 गुना ज़्यादा है कॉपर से, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अलॉयज जो हैं इनकी जल्दी ऑक्सीडेशन नहीं होती, इवन एट हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। दे डू नॉट अंडरगो, alloys normally do not undergo oxidation even at higher temperatures. हायर टेम्परेचर्स पर भी उनमें उनकी ऑक्सीडेशन नहीं होती. ड्यू टू दिस नाइक्रोम वायर कैन बी केप्ट रेड हॉट विदाउट बर्निंग और ब्रेकिंग इन द एयर. आपको एक और चीज़ मैं बताता हूँ. एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स, जो शायद मैंने वर्ड यूज़ किया था पिछले लेक्चर में. सेमीकंडक्टर्स, एक होता है कंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर और तीसरा होता है इंसुलेटर. ठीक है जी. सेमीकंडक्टर्स बहुत ज़बरदस्त सब्सटेंसेस हैं और आजकल तो इनको हम मैजिकल मानते हैं. ये मतलब इनका यूज़ जो है ये बहुत ज़बरदस्त है. आज के एरा में सेमीकंडक्टर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. ठीक है, डिफरेंट पर्पसेस के लिए, कंप्यूटर्स में और सोलर सेल्स में बहुत सारी जगहों पर इसका यूज़ होता है. तो मैं आपको बताऊं, रेजिस्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द मेटल्स इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, ये तो आपने पढ़ लिया. रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स लाइक एबोनाइट, ग्लास एंड डायमंड इज वेरी हाई एंड डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, ये भी मैंने आपको बताया. The resistivity of semiconductors like silicon and germanium is in between those of conductors and insulators. These semiconductors, they have resistivity between conductors and insulators. And practically they are of great importance. They are very useful. Why? Because of their marked change in conducting properties like temperature, impurity, concentration. Semiconductors are used for making so many things, transistors, solar cells, many things. Semiconductors जो है बहुत सारी चीज़ों को बनाने के काम में आता है. Semiconductors की रेजिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है. और मैं आपको इसके बारे में एक और, मैंने जैसे आपको बताया कि कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, इम्प्योरिटी हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस के कारण सेमीकंडक्टर्स जो हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर से ज़्यादा यूज़फुल कंसिडर किए जाते हैं आजकल के दौर में. बहुत सारी चीज़ों को बनाने के काम आती हैं. ट्रांजिस्टर्स बनाए जाते हैं. इसके अलावा मैंने जैसा आपको बताया सोलर सेल बनाया जाता है. बहुत सारी चीज़ें इनसे बनती हैं. तो खैर, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम रेजिस्टिविटी के ऊपर बेस्ड कुछ और नए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे. और डेफिनेटली वो टॉपिक्स क्या हो सकते हैं मैं आपको बता दूं. वो टॉपिक्स हैं एक्चुअली न्यूमेरिकल्स. हम न्यूमेरिकल्स के बारे में आने वाले कंसेप्ट जो हैं, जो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा है उससे रिलेटेड टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल से रिलेटेड. मतलब न्यूमेरिकल्स हम अब रेजिस्टिविटी के ऊपर बेस्ड अगले लेक्चर में करेंगे. तो जब तक हम अगला लेक्चर के लिए आते हैं तब तक आप अच्छे से इस लेक्चर को प्रिपेयर कीजिए. बार बार जो चीज़ समझ नहीं आती है उसको रिपीट कीजिए, देखिए. और फिर भी कोई
संदेह होता है, कोई संशय होता है मन में, तो ज़रूर प्रश्न पूछिए। अपना ध्यान रखिए।